हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। प्रतिदिन अपने जो भी पढ़ाई, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज करते रहिए आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके घर में सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे ताकि काफी सारे बच्चे जुड़ जाएं। सेशन लाइव हो चुका है और गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्लास लाइव हो चुका है? यस, क्लास लाइव हो चुका है। और अभी आज आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि क्लास 12th का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2025 के फाइनल एग्जाम के लिए। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप सब लोग तैयार हैं आज के इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने के लिए। मॉडल पेपर जैसा कि अगर आप इसे मानकर चलते हैं तो ये आपको फाइनली यह बता देता है, हालांकि इससे पहले सेंटअप एग्जाम हुआ था, सेंटअप एग्जाम के पेपर ये तय कर देते हैं कि आपका 2025 में जो फाइनल एग्जाम होने वाला होता है वो किस प्रारूप पर होगा, किस पैटर्न पर होगा। तो अब तक आप लोगों को किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हाँ कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने का जवाब देना है। फाइनली मॉडल पेपर भी यह सुनिश्चित कर देता है कि इतने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, इतने सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सब कुछ। कैलेंडर भी जारी हो चुका है, डेट भी आ चुका है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अपना तैयारी करते रहना है। और देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी विद्यार्थी पढ़े होंगे अच्छे से, वो 70 में से 68 सवाल, 67 सवाल, 69 सवाल तो बहुत आराम से कर लेंगे। 65 तो मैं वैसे समझता हूं कर लोगे, लेकिन आपको सॉल्व कितना करना है? सिर्फ 35, सिर्फ 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, सिर्फ 35 सवाल ही ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है। तो आज के सेशन को आप लोग अंत तक हमारे साथ एंजॉय करिए और मैं दावे से कहता हूं कि आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन इसमें समझ में आएगा। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आज के सेशन को, मॉडल पेपर को आप एग्जाम की तरह लेकर चलिएगा। पेन पेपर रखिएगा, जो भी आप करेक्शन करोगे, जो भी आप टिक लगाओगे, उसको ध्यान रखना कितना सही कर पा रहे हो और कितना गलत कर पा रहे हो। तो आप सब लोगों को ये कम से कम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर मैं 70 में इतना सॉल्व कर पा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम आप सभी लोगों का 70 में 50 का एवरेज, कितना भी बच्चा कम प्रिपेयर हो तो 50 कम से कम सही होना चाहिए। बाकी बहुत अच्छी तैयारी है तो 65 प्लस आना चाहिए। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? और मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों का सवाल रहता है, मॉडल पेपर से सवाल आते हैं क्या? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एक बार वीडियो को आप सब लोग लाइक कर दीजिए, ताकि आपका वीडियो का लाइक होना, वीडियो पर आपका लाइक होना मतलब आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है, अटेंडेंस लग जाता है। तो चलिए, सबसे पहला मॉडल पेपर का ये जो पैटर्न है आप देख रहे हैं, इसने ओपनली कह दिया कि भाई मैं 70 ऑब्जेक्टिव पूछूंगा। कितना ऑब्जेक्टिव? 70। 20 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 लॉन्ग क्वेश्चन, तो कुल प्रश्न 96 हो गए। अब 70 में आपको 35 सॉल्व करना है, 20 में आपको 10 सॉल्व करना है और 6 में आपको 3 सॉल्व करना है। 70 नंबर का रहता है। पैटर्न पे हम चर्चा नहीं करेंगे, आप सब लोग जानते हैं। 35 से कम 35, ठीक है ना। 1 से 70 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही विकल्प है, यानी एक से अधिक कोई सही नहीं है। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना है, कोई भी 35। तो चलो फाइनली स्टार्ट। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं बच्चों? 7 होते हैं। पढ़ाया हूं ना। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम यूनिट की बात हो रही है। मेन क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु मतलब बीसीसी की समन्वय संख्या, सरल इकाई सेल की समन्वय संख्या 6 होता है, बीसीसी बैट 8 होता है, एफसीसी फैट टी से 12 हो गया। और आप सब लोग जानते हो एचसीपी होगा तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, सीसीपी होगा तो भी समन्वय संख्या 12। तो यहां पर बीसीसी की बात किया है, 8 हो जाएगा ना। ऑप्शन सी लगा दीजिएगा आप सब लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेट बच्चों, वीडियो एक बार लाइक कर देंगे आप सभी लोग, भाई इतने बच्चे लाइव हैं। घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश चालकों की संख्या,
बहुत बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं कि सर ब्रेवियस चालक तो 14 को होता है। बिल्कुल सही बात है, कुल ब्रेवियस चालक 14 जरूर होता है, परंतु घनाकार में ब्रेवियस पूछ दिया तो घनाकार में सिर्फ 3 होता है, सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल और फलक केंद्रित इकाई सेल। तो यहां पर ऑप्शन ए कहिएगा। घनाकार क्रिस्टल में कितने होते हैं बच्चों? 3। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या क्या होती है? ये सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों को पढ़ाया है। फलक केंद्रित एफसीसी में कह रहा है कुल परमाणु कितने होते हैं? 4। अब चतुष्फलक रिक्ति पूछ रहा है आपसे, तो किसी भी जालक में, किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी इकाई सेल में जितने कण होते हैं उतना अष्टफलकीय रिक्ति होगा और चतुष्फलकीय उसका दोगुना होता है। तो बच्चों अष्टफलकीय रिक्ति ऑक्टाहेड्रल की बात करेगा तो ये 4 ही रहेगा, लेकिन चतुष्फलकीय रिक्ति की बात करेगा तो वो दोगुना हो जाएगा, 2 into n मतलब 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो यहां पर 8 हमारा सही जवाब। क्लियर है? काउंट करते चलना। निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन अधिक होता है? हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू सीएम होता है फॉर्मूला। आई के मान पे जरूर डिपेंड करता है। यहां आई का मान क्या होगा? 2 गो के प्लस आई गो SO4 पे -2 हो जाएगा, तो 2 और 1 3। यहां पर आई का मान एक Na प्लस और एक Cl माइनस 2 है, और ना वियोजन ना अपघटन हो तो 1 हो जाता है। वैसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा आई का मान किसका है? 3 वाला K2SO4 का, तो अवनमन भी सबसे ज्यादा इसी का होगा। लगा लीजिए प्रैक्टिस खुल करके। निम्नलिखित में से कौन विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ, जो निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर, ना कि उसकी प्रकृति पर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो कि क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, परासरणी दाब होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अगर 18 ग्राम ग्लूकोज है किसी विलायक की 1000 ग्राम में उपस्थित है, तो विलयन की मोललता क्या होगी? देखिए सीधे सीधे मोललता पूछा है, मोलालिटी पूछा है आपसे। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय का मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में, अगर ग्राम में है तो 1000 से गुना कर देंगे। विलय का मोल, विलय कितना है जी? 18 ग्राम, और इसका मोल के लिए 18 ग्राम बटा में आणविक द्रव्यमान लगता है, तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालोगे तो 180 आएगा। नीचे विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है? 1000 ग्राम, और चूंकि ये ग्राम में है इसलिए हम केजी में बदलने के लिए 1000 से गुना भी करते हैं। अब यहां पर क्या हो गया? 1000 से 1000 कैंसिल, 18 बटा में 180, ये कितना हो गया कट करके बच्चों? 0.1 आ गया, तो 0.1 मोलल हो जाएगा हमारा सही जवाब। आगे, 1 फैराडे में कितना होता है? लगभग 96,500 कूलम्ब होता है। 1 फैराडे का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? 6.022 गुना 10 के पावर 23 से 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या कर देते हैं? हम गुना कर देते हैं, तब जाकर के लगभग ये वैल्यू हमारा 96,500 कूलम्ब आ जाता है। तो सही जवाब हमारा डी हो जाएगा। जलीय घोल में एक अणु है K4FeCN6, इसके द्वारा कितने आयन प्राप्त होते हैं? बच्चों अगर द्विक लवण होता है तो उसके सारे के सारे आयन जल में डालने पर अलग अलग हो जाते हैं, जैसे फिटकरी हो गया, मोर लवण हो गया, ये सब अलग अलग हो जाता है। लेकिन जो जटिल लवण होते हैं वो सिर्फ अपने 2 ही आयनों में बटेगा, एक धनायन और एक ऋण आयन। तो धनायन में हमारे पास K4 है, मतलब 4 गो K प्लस हो जाएगा, और सिर्फ FeCN6 है, ये बड़ा कोष्ठ वाला एक अलग हो जाता है। अब इसमें Fe अलग नहीं होगा, Cn अलग नहीं होगा, बड़ा कोष्ठ वाला हमेशा ये एक साथ अलग होता है। अब ये माइनस में हो जाएगा, तो 4 गो इसका और 1 गो इसका आयन, 4 और 1 5, तो ये 5 आयन देगा। टोटल कितना आयन देगा बच्चों? आयन 5 दे देगा। 0.1 NCH3COOH घोल का तुल्यांकी चालकत्व 25 डिग्री सेल्सियस पर 80 है, अनंत तनुता इतना है, तो बताइए विखंडन का अंश क्या होगा? अल्फा बराबर पूछा जा रहा है बच्चों। अल्फा बराबर क्या होता है? कंडक्टिविटी निकाल लीजिए सांद्रता पर, और इंफिनिटी वाला 80 बटा में कितना हो जाएगा? 400, वो 80 है और ये 400, 80 1 बटा में 5 लगभग 0.2, कितना? 80 5 400 होता है ना, तो 1/5 मतलब 0.2 आ जाएगा, 0.2।
2 आ गया। कॉपर, जिंक, एजी और एफी के मानककरण विभव का क्रम क्या होगा? देखिए कॉपर दिया है, जिंक दिया है, एजी दिया है। कॉपर, जिंक, एजी और एफई। तो बच्चों इसमें जो सबसे ज्यादा अगर किसी का होगा तो एजी का होगा। तो ये क्रम हमारा ऐसा होगा कि जेडन, फिर एफई, फिर कॉपर और फिर एजी। और यहां पर क्रम पूछा है तो ये हमारा बढ़ते क्रम हो गया, और इसी का हम उल्टा लिख देंगे तो हमारा घटते क्रम आ जाएगा। उल्टा इसका लिख देंगे तो घटते क्रम। तो अगर उल्टा लिखेंगे तो एजी ऐसे लिख देंगे, एजी सी यू एफ ई और फिर जेडन। तो ये एजी सी यू एफ ई जेडन। तो दोनों क्रम अगर आप देखो जेडन एफ ई हमें जेडन सी यू कहीं नहीं दिख रहा है ये क्रम एजी सी यू एजी दिख रहा है, यहां पे एफ ई एजी गलत है, एजी सी यू एफ ई जेडन, ये यहां पे बी है। देखो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल उसको कहा जाता है जो चार्जेबल होता है, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी जो दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं। ए, बी और सी जिसका मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः ए का कितना है प्लस 0.68। ये सारे क्वेश्चन हमने अपने प्रहार बैच के अंदर भी कराए हैं, समाधान के अंदर भी, और तेजस में भी इस चैप्टर को पढ़ाया हूं, तीसरा चैप्टर है। और बी का दिया है -2.5 वोल्ट और सी का दिया है -0.5 वोल्ट। अब चयन शक्ति जब भी पूछता है सबसे ज्यादा माइनस वाला का सबसे ज्यादा होगा। इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? बी। तो बी का सबसे ज्यादा, फिर उससे कम सी, फिर लास्ट में ए। बी सी ए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना बच्चों। अपचयन शक्ति का बात किया है, किसका बात किया है? अपचयन शक्ति का बात किया है, ध्यान रखिएगा। अपचयन होगा लेकिन यहां पर अपचयन लिखा है, यानी कि रिडक्टिव पोटेंशियल की बात किया है। किस कोटि के अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग मतलब आर और वेग स्थिरांक मतलब के की इकाई समान होती है। याद करिए मैं आपको ये चौथा चैप्टर में पढ़ाया हूं, सिखाया हूं कि बच्चों जब शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है तो अगर मान लो कि कोई अभिक्रिया है ए से बी और इसका वेग नियम समीकरण हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अगर ये शून्य कोटि का होगा तो पावर में 0 लिखना होगा, और किसी भी संख्या के पावर, किसी भी चीज के पावर 0 1 हो गया तो r बराबर क्या हो गया? k। तो k का मात्रक ही r का मात्रक है और r का मात्रक ही k का मात्रक है। तो r और k आपस में बराबर कब हुआ? जब हमने कोटि 0 लिया तब, जब हमारा अभिक्रिया का ऑर्डर 0 हुआ तब। तो शून्य कोटि के लिए ही ये पॉसिबल है, 0 ऑर्डर के लिए ही पॉसिबल है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात किया है बच्चों, आप सब लोग जानते हो ए से बी है और ये प्रथम कोटि का है, तो r बराबर के ए के पावर में 1 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा? r बटा में a। r क्या होता है बच्चों? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और ये सांद्रता क्या होता है? मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कट गया, क्या बचा? सिर्फ सेकंड इनवर्स, यानी कि समय का इनवर्स बच रहा है। सेकंड क्या है? एक प्रकार का टाइम का मात्रक है, इसलिए टाइम इनवर्स हम दे सकते हैं। अभिक्रिया ए से बी है, ए से बी के लिए हमें वेग का निरूपण करना है, वेग समीकरण दिखाना है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम अभिक्रिया की दर r बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? अभिकारक की सांद्रता घटती है माइनस डी ए बटा में डी टी, और ए की सांद्रता यहां पर, या प्लस डी बी बटा में डी टी। तो आप देखो कहीं पर माइनस डी ए बटा डी टी हमको ऑप्शन सी में दिख रहा है, बी बटा में डी टी में माइनस दिया है, तो ये नहीं होगा क्योंकि पहले ही कह दिया है कि 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। इतने सारे बच्चे जुड़े हैं पर लाइक बहुत कम है। लाइक मतलब आपका अटेंडेंस, आपकी हाजिरी। और चैनल पे पहली बार होंगे मेरे प्रिय तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है? तापमान से जरूर अभिक्रिया की दर बढ़ती और घटती है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ता है क्योंकि प्रभावकारी टक्कर की संख्या बढ़ जाती है।
दाब, अगर अभिक्रिया गैसीय होगा तो दाब का असर निश्चित रूप से पड़ेगा। सांद्रता बढ़ाने पर प्रभावकारी टक्कर भी बढ़ते हैं और इस प्रकार से अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। कुल मिला के इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, हमारा सही जवाब यह हो जाएगा। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है बच्चों। क्या होता है? प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जनरली कोलाइडी विलयन होते हैं जो वही दिखाते हैं। तो कोलाइडी विलयन मतलब यहां पे सॉल की बात की गई है। तो सॉल जो होता है हमारा, ये कोलाइड का एक प्रावस्था होता है, एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है। तो ये टिंडल प्रभाव जरूर दिखाएगा। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है? दूध एक पायस होता है। दो अमिश्रणीय द्रव, टू इमिसिबल लिक्विड्स, तो दो अमिश्रणीय द्रव को जब आपस में मिलाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? पायस। तो ये पायस होता है। कौन? इमल्सन कहते हैं दूध को। भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? अधिशोषण की ऊष्मा की बात किया जा रहा है। आज ही मैं अपने तेजस क्रैश कोर्स के अंदर इसको बताया हूं कि भाई ये क्वेश्चन आज ही हम लोग किए हैं। अगर आप बच्चे तेजस वाले जुड़े हो तो बताएं, आज ये मैं ये बताया हूं ना कि सबसे कम 20 से 40 किलो जूल पर मोल, जो कि वांडर वाल्स बल के द्वारा भौतिक अधिशोषण में अणु ठोस की सतह से जुड़े होते हैं, तो बहुत कम ऊर्जा वहां पे उत्सर्जित होती है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक अच्छा अवशोषक होता है जो अवशोषित करता है किसी भी पदार्थ को विशेष करके, तो ये एक अच्छा अवशोषक कह सकते हैं। अवशोषण की प्रक्रिया में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि P2O5 या इसको P4O10 भी आप कह सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा अवशोषक होता है। देखिए सारे बच्चे यस बोलने लगे। प्यारे बच्चों, अगर आप में से भी कोई तेजस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़ा है तो साइंस संग्रह के एप्लीकेशन पर मात्र 55 या 52 दिन बचे हुए हैं। अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए, जो कि मॉडल पेपर के साथ हो रहा है। 5 मॉडल पेपर और बाकी आपको चैप्टर वाइज VVI क्वेश्चन आंसर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। ये प्रमोशन नहीं, इंफॉर्मेशन है। हमेशा की तरह यही बात कहूंगा, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग कहां पे किया जाता है? मैं आपको बताया हूं, वात भट्टी से लोहा का जब निष्कर्षण किया जाता है तो चूना पत्थर मतलब हम कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से CaO प्लस में CO2, और ये निकल करके उसमें उपस्थित अशुद्धि को कैल्शियम सिलिकेट में बदलकर गालक बना देता है। तो ये हमारा फ्लक्स का काम करता है, द्रावक का काम करता है, फ्लक्स का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? फ्लक्स का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? साइनाइड विधि के द्वारा सिल्वर का निष्कर्षण किया जाता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना मतलब PbS, और यहां पर Pb धातु दिख रहा है बच्चों, इसलिए हमारा ये Pb हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेड। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? सारे क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है बच्चों फेन प्लवन विधि द्वारा, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा। सर फिजिक्स का मॉडल पेपर कब सॉल्व होगा? आज रात 8 बजे फिजिक्स का सॉल्व होगा और रात 9:30 बजे हिंदी का भी सॉल्व करा दूंगा। तो आप सभी लोग अपने साइंस संग्रह प्यारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? प्यारे बच्चों, यहां पर 2 सिचुएशन आता है। एक तो कि क्लोरीन जब अधिकता में रहे अमोनिया के साथ, NH3 प्लस में Cl2, तो ये बनाएगा नाइट्रोजन गैस प्लस में अमोनियम क्लोराइड। कब? जब ये एक्सेस में रहेगा तब, जब अमोनिया एक्सेस में रहेगा, तब। लेकिन जब बच्चों क्लोरीन एक्सेस में रहेगा तो NCl3 प्लस में HCl बनाएगा। जब क्लोरीन, आइए देख लीजिए, जब NH3 प्लस Cl2, अब Cl2 एक्सेस है, एक्सेस मतलब अधिक रहेगा, तो आपको क्या बनेगा? NCl3 प्लस में HCl। याद रखेंगे आप सब लोग, संतुलित कर लीजिएगा। तो यहां पर हमारा N2 प्लस में NH4Cl, सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन C। नाइट्रोजन गैस प्लस में अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण बनता है अमोनिया क्लोराइड, C। निम्नलिखित में से किसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड है? देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। पी पाई डी पाई की जब बात हो तो पहले तो कि इसमें पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता होनी चाहिए। अब पाई बॉन्ड वही बना पाएगा जिस ऑर्बिटल के पास
एक से ज्यादा लॉब हो, ये लॉब कहते हैं। तो 2 लॉब कम से कम होने चाहिए, एक से ज्यादा लॉब। एस का आकार तो ऐसा होता है, तो ये तो कभी भी पाई बॉन्ड में आ ही नहीं सकता है। पाई बॉन्ड में हमेशा पी आ सकता है, डी आ सकता है, एस कभी नहीं आ सकता। अब पी पाई और डी पाई की बात आ जाए तो पी के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आवर्त 2 का तत्व हो, और डी के लिए याद रखना होगा आवर्त 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा, कम से कम 3-4 ऐसे वाला हो। तो पी पाई डी पाई में दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त का तत्व मिला के होना चाहिए। अब पहला आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा आवर्त में क्या आता है बच्चों? लिथियम, सोडियम, लिथियम आता है ना, बेरिलियम आता है, बोरॉन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है। तीसरा में क्या आता है? सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, उसके बाद एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, ये सब आ गया। अब पी पाई डी पाई के लिए यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दूसरा आवर्त से है, तो ये नहीं होगा। एक को 2 और एक को 2 से ज्यादा, यानी कि तीसरा आवर्त का कम से कम होना चाहिए। अब आइए कार्बन और ऑक्सीजन देख लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आवर्त 2 ही से है, तो इसमें भी पी पाई डी पाई नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी देख लेते हैं, बोरॉन और ऑक्सीजन है, तो बी और ओ ये भी दोनों तत्व आवर्त 2 से ही है, तो ये भी नहीं होगा। आते हैं SO3- पे, तो सल्फर देखते हैं कि वर्ग 3 का है और ऑक्सीजन वर्ग 2 का है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? SO3 पे 2-। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था, जल्दी में आप इस तरीके से पहचान सकते हो। वर्ग 16 के तत्व को चैल्कोजन कहा जाता है, चैल्कोजन पढ़ाया हुआ सवाल है। वर्ग 15 के तत्व को निकोजन कहा जाता है, वर्ग 16 के तत्व को चैल्कोजन, 17 के तत्व को हैलोजन और 18 के तत्व को नोबल गैस कहा जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने वाला तत्व। प्रथम संक्रमण श्रेणी कहां से स्टार्ट होता है? परमाणु संख्या 21 से लेकर 30 तक, यानी कि स्कैंडियम से लेकर के Zn तक। अब इसमें मैग्नीज जो होता है बच्चों, वो सबसे ज्यादा +7 तक सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला है। प्रहार बैच की स्लाइड पे मैंने लिखा है ये, जब हम ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ाए हैं आप लोगों को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? प्यारे बच्चों, जब हम F की बात करते हैं तो हमारा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो F की शुरुआत ही हमारी चौथी कक्षा से होती है, तो 4F से ही शुरू होता है। और 4F में भरे जाएंगे तो लैंथेनाइड, और 5F में भरे जाते हैं तो एक्टिनाइड। तो 4F वाला हमारा क्या कहलाएगा? लैंथेनाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? लैंथेनाइड। और 5F में जो हम भरेंगे वो एक्टिनाइड कहलाता है, ठीक है ना? तो ये लैंथेनाइड कहलाएगा, लैंथेनाइड। K3CrC2O4 3 में Cr की समन्वय संख्या क्या होती है? C2A4 जो कि ऑक्जेलेट होता है बच्चों, ये बाइडेंटेट होता है। इसकी जो द्विदंतु कहते हैं इसको, द्विदंती या द्विदंतुर, बाइडेंटेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बाइडेंटेट। इसकी डेंटिसिटी 2 और 2 गुना में 3, 2 3 6 समन्वय संख्या निकल के आ गया। पढ़ाया हूं आप लोगों को, ये गलती मत करना, ये गलती कभी मत करना। इसका समन्वय संख्या, बहुत बच्चे सोचेंगे लिगेंड्स की संख्या ही तो समन्वय संख्या है, तो लिगेंड्स की संख्या तो जरूर होगी, परंतु डेंटिसिटी देखो कि उसमें डोनर एटम भी कितने साइट पे हैं। तो C2O4 में 2 O- होता है, 2 दाता वाला साइट होता है, 2 डोनर साइट होता है। तो बाइडेंटेट होने के कारण 2 तिहाई 6 कहना पड़ेगा इसको, कभी भी भूल से 3 मत लगाना। हम लिगेंड्स की संख्या को सिर्फ तब डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कह देंगे जब लिगेंड्स मोनोडेंटेट होगा, एक दंती होगा, तब। समझ गए आप लोग? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय होता है? अनुचुंबकीय का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। अनपेयर्ड यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है उसको हम क्या कहेंगे कि वो अनुचुंबकीय है।
जो कि NiCl4 पे 2 माइनस, NiCl4 पे 2 माइनस, ठीक है बच्चों, इसमें आ जाएगा, आप देखेंगे तो बाकी सब प्रतिचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करने वाला सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा आप लोग, SO2 जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह काम करेगा जरूरत के हिसाब से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है? देखिए जनरली यहां पर रंगीन की जब हम बात करते हैं तो अमोनिया क्या होता है बच्चों? रंगहीन होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चों? रंगहीन होता है। अब इसमें एक लाफिंग गैस भी है, लाफिंग गैस भी क्या होता है बच्चों? रंगहीन ही होता है। लाफिंग गैस भी क्या होता है? रंगहीन होता है, जो कि ये है, ये भी क्या होता है? रंगहीन। तो भूरे रंग का जो वो निकालता है धुआं टाइप का, वो यही तो है, NO2। निम्नलिखित में से कौन आयन कलरलेस होता है? मैं आपको बताया हूं कि रंगहीन वही होगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन D0 अथवा D10 आए। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर D0 या D10 आ जाए वो रंगहीन होगा। अगर D1 से D9 तक अगर कुछ आ गया तो समझ जाना वो क्या होगा बच्चों? रंगीन होगा। क्या होगा? रंगीन। आप Cu+ का निकाल लीजिए, Cu का 29 होता है ना, 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1, यही होगा ना। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 और 1 29। लेकिन यहां पर Cu+ लिखा है प्यारे बच्चों, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आता भी है 4s में और जाता भी है 4s से। तो 4s से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10, क्योंकि एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाना। अब बताओ इसमें D10 आ गया तो D10 वाला क्या कहलाएगा बच्चों? रंगहीन। D10 वाला क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? कभी भी कॉन्फ़िगरेशन अगर D0 मिल जाए, D10 मिल जाए, समझ जाइएगा वो कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको D3 मिल गया, D2 मिल गया, D9 मिल गया अगर कॉन्फ़िगरेशन, तो वो कलरफुल हो जाएगा, वो रंगीन हो जाएगा। इसलिए यहां पर सही जवाब हमारा ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? मैं आपको बताया हूं कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन अगली पंक्ति में यह भी कहा हूं कि जिसका D10 हो जाए, डी पूरी तरह से भर जाए, वो संक्रमण नहीं होगा, वो ट्रांजिशन नहीं कहा जाएगा, संक्रमण नहीं होगा। तो जिंदगी कबाड़ा होगी। वास्तव में तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक ट्रिक था, जिंदगी कबाड़ा, CD कैडमियम, Hg पारा, मरकरी कहते हैं। ये तीनों, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4d10 होता है, इसका 5d10 होता है। देखो इसका पूरी तरह से D10 भरा हुआ रहता है, तो Hg जो है हमारा संक्रमण नहीं होगा। Hg जो है बच्चों ये हमारा संक्रमण नहीं होगा। वर्ग 18 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? हमारा P ब्लॉक जो है वर्ग 13 से स्टार्ट होता है, 13 14 15 16 17 और 18। यहां पर NH2 NP1, NH2 देखो 13 का 3 2 1 3, 14 का 4 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 और S में तो हम 2 ही भर सकते हैं ना, तो इसमें 2 हमने भर दिया है, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। अगर 13 पूछे तो NH2 2 1 3 2 2 4 2 3 5 2 4 6 2 5 7 2 6 8, तो 17 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है, ये हो गया NH2 NP6। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होती है? हीलियम। हीलियम सबसे कम क्वथनांक वाला गैस होता है। हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है? एल्यूमिनियम धातु का हम जब निष्कर्षण करते हैं तो हूप विधि से हम उसका शोधन भी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का। किसका बच्चों? एल्यूमिनियम का। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होता है? विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या होता है? F2 Cl2 फिर Br2 और फिर I2। तो सबसे ज्यादा हमारा फ्लोरीन होगा। सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों? फ्लोरीन हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है?
कौन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कौन संभव ही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि उत्कृष्ट गैस में जेनॉन जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में अपना ऑक्साइड, अपना फ्लोराइड, अपना ऑक्सीफ्लोराइड भी बनाता है, लेकिन नियॉन तो नहीं बनाता है ना। तो जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड पॉसिबल है, जेनॉन का फ्लोराइड भी पॉसिबल है, जेनॉन का ऑक्साइड भी पॉसिबल है, लेकिन NeF2 ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा सही उत्तर है, सही ऑप्शन बी है, NeF2 इसका अस्तित्व नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका अस्तित्व नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यहां पर याद रखिएगा, फोन याद रखना, FON। अब इसके साथ H रहना जरूरी है, तो बच्चों H और F मिलकर के HF बनाता है हाइड्रोजन का फ्लोराइड, H और O मिलकर के H2O बनाता है, और F और N मिलकर के, सॉरी यहां पर भी H है ना, NH3 बनाता है। तो देखिए NH3 में तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, H2O में तो पाया जाएगा, HF में तो पाया जाएगा, लेकिन HCl में नहीं पाया जाएगा। जटिल यौगिक, इसमें जलीय विलयन में आयनों की संख्या कितनी है? देख लीजिए, इस पूरे बड़ा वाला कोष्ठ पर एक आयन होगा और ये 2Cl पर माइनस होगा, तो 2 गो माइनस इधर तो 2 गो प्लस इधर, और इसके अंदर कोबाल्ट, अमोनिया जो कि न्यूट्रल लिगेंड होता है, और ये 5, तो 2 गो आयन ये और 1 गो ये, 2 और 1 3, ये पूरा, ये अलग अलग नहीं होगा। जटिल लवण में यही होता है कि जल में डालने पर उसके अवयव जो होते हैं बड़े कोष्ठ वाले, जो उपसंयोजन सत्ता वाले हैं, ये पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं। तो 2 आयन इसका और 1 आयन इसका, 2 और 1 3 आयन हो जाएगा। इसमें कितना आयन हो जाएगा बच्चों? 3 आयन। निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? एथेनॉल और मेथेनॉल में हम लोग इसी के द्वारा अंतर जांच करते हैं कि आयोडोफॉर्म यानी कि I2+ NaOH के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं एथेनॉल का, तो पीले रंग का क्रिस्टल मिल जाता है, लेकिन मेथेनॉल के साथ तो ऐसा नहीं होता था। तो कौन हमारा पॉजिटिव दिखाता है? ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है बच्चों? वो देता है हमारा एथेनॉल। एल्किल हैलाइड का मतलब RX का जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करने पर एल्कोहल में बदलना, यानी कि ROH में चला जाएगा, और KX के साथ। बच्चों यहां पर क्या हुआ है? प्रतिस्थापन हुआ है, ये हाइड्रोक्सिल समूह X को हटा दिया, प्रतिस्थापन यानी कि सबस्टिट्यूट कर दिया, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। यहां पे ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शन सामने सामने दिख रहा है आप लोगों को? यहां तक चीजें क्लियर समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार दिल की इमोजी लगाएंगे सभी लोग, ताकि मैं आगे बढ़ूं जल्दी से। अब ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं है, फटाफट प्यारे साथियों, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज जल्दी से दिल की इमोजी, जल्दी से। बहुत बढ़िया, वीडियो एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग। ग्रेट, बहुत बढ़िया, आप सबने दिल की इमोजी भेज दिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड मतलब CH3CH, सेकेंडरी है ना, और यहां पर क्लोराइड दिया है Cl, ब्यूटिल मतलब 4 टोटल कार्बन होने चाहिए। अब इसका आपसे पूछ दिया IUPAC बताओ, इसका IUPAC पूछा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? अपना कार्बन की लंबी एक श्रृंखला ढूंढ लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं गिनती। किधर से गिनती करेंगे? जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े, 1 2 3 और 4। IUPAC में दिक्कत होता है ना, IUPAC का एक अलग सेशन फिर से लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप YouTube पर सर्च कर लो IUPAC साइन संग्रह, तो आपको हमारी 2 वीडियो मिलेगी, और 2 वीडियो देखने के बाद IUPAC का लफड़ा खत्म। यहां पर देखिए 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 नंबर पे क्लोरो, और फिर ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा विनाइल यानी कि वाइनिल हैलाइड है? देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो विनोद, कैसे कैसे सवाल पूछा गया है जो मैं पढ़ाया हूं।
हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन चैप्टर का ये सवाल है। मैं आपको बताया हूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सीधा अगर हैलोजन डायरेक्ट जुड़ा हो तो विनाइल हैलाइड कहते हैं, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं एलिलिक हैलाइड या एलील हैलाइड। बताया हूं आप सभी लोगों को। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सीधे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल के कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, तो ये एलील हैलाइड है, वाइनील हैलाइड नहीं है। यहां पर देख रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सीधे हैलोजन जुड़ गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 47 नंबर एक बार देख लीजिए। 47 नंबर में सेकेंडरी की बात किया गया है और ब्यूटिल क्लोराइड की बात किया। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो एक यहां पे जुड़ा है और एक यहां पे जुड़ा है, बिल्कुल सही है, सेकेंडरी है। तो 2 नंबर पे क्लोरो, टोटल कार्बन 4 को ब्यूट कहते हैं, एन ही हो गया, तो 2 क्लोरोब्यूटेन। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक, निश्चेतक का मतलब क्या होता है बच्चों? एनेस्थेटिक यानी कि बेहोश करने के लिए, चेतना विहीन करने के लिए। तो बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म, जिसका स्प्रे अगर मार दिया जाए ना तो पता चलेगा ट्रेन में मोबाइल वोबाइल चोरी हो गई, गहना गुड़िया सब चोरी हो गई, 5 मिनट के बाद नींद खुलल तो कहत दादा और मंगटीका गाय आय दादा कोनो में के गाय लगबू रोए वही घड़ी तुरंते। कहा है भाई कि कैसे क्लोरोफॉर्म पे ही खेला हो गई, क्लोरोफॉर्म तुरंते स्प्रे करके या रुमाल में दे करके आपको सुंघा दिया गया और आप सूंघ करके बेहोश हो गए हैं कुछ पल के लिए, और आपका सारा सामान पैसा रुपया सब गायब। अब भूख लगा रही, चना है चना, बादाम देना सब बिकते रह जाएगा, लेकिन आपके पास तो पैसा नहीं है तो आप नहीं खा पाएंगे। C2H5OH और CH3OCH3 ये किस प्रकार का समावयवी है? C2H5OH का मतलब क्या हो गया बच्चों? टोटल आप देख लीजिए अणुसूत्र इसका, इसमें 1 और 1 2 कार्बन, H3 3 6, इसमें भी 5 और 1 6 है। तो जब अणुसूत्र समान हो, जब अणुसूत्र समान हो और क्रियाशील मूलक अलग अलग हो तो उसको क्रियाशील समावयवी कहते हैं। चूंकि श्रृंखला को लेकर के तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई ग्रुप के स्थान को लेकर के तो दिक्कत है ही नहीं, तो ये क्रियाशील यानी कि फंक्शनल आइसोमर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? फंक्शनल आइसोमर्स कहा जाएगा। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब ROH, और इसका पहला ऑक्सीकरण से हमको क्या मिलता है बच्चों? एल्डिहाइड, और पुनः इसका फाइनल ऑक्सीकरण होता है तो हमको क्या मिल जाता है फाइनली? COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक, और इसका अवकरण कराएंगे तो ये, इसका अवकरण कराएंगे तो ये मिलेगा। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल हमको दिख रहा है, एल्डिहाइड नहीं दिख रहा है, और ये भी नहीं पूछा है कि प्रथम एल्कोहल, प्रथम यौगिक कौन सा है, ये पूछा है कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलता है, तो हमें COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। डाईएथिल ईथर का IUPAC नाम पढ़ा चुका हूं, कोई बालक गलती नहीं करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा। डाईएथिल ईथर का मतलब C2H5O C2H5, क्योंकि ईथर है तो O से जुड़े रहते हैं। अब IUPAC नाम में क्या कहते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। सबसे पहले छोटा वाला का नाम लिखते हैं और बाद में बड़ा वाला के साथ ए नहीं लगता है, तो दोनों तो बराबर ही है, तो एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। IUPAC प्रणाली में, IUPAC सिस्टम में एसीटोन का क्या नाम होता है? एसीटोन का मतलब CH3COCH3, मतलब कि बच्चों 3 कार्बन है। IUPAC कहता है 3 कार्बन का मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और E हटाओ ON लगाओ, क्योंकि कीटोन है तो E हटा करके ON लगा दिया, प्रोपेनोन बन गया। क्या बन गया? प्रोपेनोन बन गया। यहां तक चीजें समझ में आ गई? चना चना वाला एक्टिंग करिए, चना ए चना ए छिलल भुजल बादाम देना, चलो बोल दिए, एक्टिंग हो गया। अब ये मैं आपको एग्जांपल दिया, जब क्लोरोफॉर्म आपको कोई सुंघा देता है, स्प्रे कर देता है,
तो वो उसमें निश्चेतक वाला गुण होता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति चेतना विहीन हो जाएगा। तो पैसे वैसे ऐसे ना ट्रेन में चोरी हो जाता है, सामान वामान गायब हो जाता है, तो दूसरों से पैसा लेके भाड़ा भी मांगना पड़ जाता है भाई। भगवान ऐसा नौबत किसी के साथ न करे। चलिए आगे आइए। फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO। HCHO को किसके साथ अभिक्रिया किया जा रहा है? NaOH के साथ। याद करिए बच्चों, यहां पर इसके दो अणु होते हैं, मतलब मैं आपको बता देता हूं, एक का ऑक्सीकरण और अवकरण, और फाइनली हमको क्या क्या मिलता है? एक तो मेथेनॉल मिलेगा और सोडियम फार्मेट भी मिलेगा। सोडियम फार्मेट HCOO और CH3OH। इस अभिक्रिया का नाम होता है बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। भूलिएगा मत, कैनिजारो अभिक्रिया, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, और इसके दो अणु होते हैं बच्चों। तो जाके सोडियम फार्मेट और मेथेनॉल, तो मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट दोनों मिलता है, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? कैनिजारो अभिक्रिया। अभिक्रिया ये जो है CH3COCH3HCN, इसमें CN का योग हुआ, OH का योग हुआ है, फाइनली CN जुड़ गया है, तो नाभिक स्नेही योग कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल एडिशन कहा जाएगा इसको। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है बच्चों? COOH ग्रुप। और CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का। और ये किसका हो जाता है? अगर दोनों तरफ R लग जाए तो कीटोन हो जाएगा, और ये हमारा एस्टर है। क्या है बच्चों? एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप हो गया। CH3CN के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा? देखो, CH3CN का जल अपघटन कराओगे तो सबसे पहले हम जल का अणु देंगे, तो इसमें बन जाएगा CH3CONH2। CH3 ये O चला जाएगा C के साथ, तो C डबल बॉन्ड O, और ये N के साथ H2 जुड़ गया, तो ये एमाइड बन गया। क्या बन गया? एमाइड। पुनः जल अपघटन इसका होता है H और OH के साथ, H2O के साथ। तो NH2 इस H के साथ देखो क्या करता है, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर वाला गाना सुन करके ये अमोनिया बन जाता है, और OH ग्रुप इसमें जुड़ गया, तो CH3COOH, CH3COOH यानी कि COOH, और अमोनिया भी साइड में बन गया। तो क्या बन गया? CH3COOH, CH3COOH ये बन गया। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये सब आप लोग रिवाइज करोगे, समझोगे तब तो। भाई 57 क्वेश्चन अभी तक सही हुआ है, मेरा 57 सवाल सही हुआ है, और आपका देखना है कि आपने कितना सही किया। अणुसूत्र C3H9N के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की सभी? सभी होगा। आइए देख लेते हैं कैसे। C3H9N को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं? CH3, CH2, CH2, NH2, एक ऐसे लिख सकते हैं। क्या बोलिए सभी लोग? C3 होना चाहिए तो 1 2 3 हो गया, H9 होना चाहिए तो 3 2 5 2 7 2 9 हो गया, और एक N हो गया। पहला तरीका। दूसरा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? CH3, CH2, NH और फिर CH3, C 1 1 2 1 3, H 3 3 6 2 8 और 1 9 और एक N लिख सकते हैं। तीसरा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? CH3, N, CH3 और CH3? देखिए तो 1 2 3 3 3 6 3 9 N लिख सकते हैं। तो जब NH2 हमारा यहां पर आ गया, RNH2, मतलब ये प्राइमरी अमीन हो गया। जब NH आ गया, R2NH, तो ये द्वितीयक अमीन, और सिर्फ अगर N आ गया मतलब तृतीयक अमीन। तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों तरीके से इसको दर्शा पा रहे हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज हम लिख सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। एनिलीन की अभिक्रिया सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है? एनिलीन का मतलब बच्चों बेंजीन रिंग के साथ NH2 रहता है, और इसमें सधुम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? OHSO3H, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर हाइड्रोजन रहता है जी सर, तो H और OH H2O बन गया,
और यहां पर हमारा बेंजीन रिंग के साथ ऊपर में तो माथा पर NH2 पहले से ही जुड़ा है, नीचे यहां पर क्या लग गया, SO3H लग गया और H2O बगल में हो गया। इसको कहते हैं बच्चों सल्फाइनिलिक एसिड। तो सल्फाइनिलिक एसिड यहां पर दिख रहा है, सल्फाइनिलिक अम्ल इसी को तो कहा जाता है। क्या बन गया बच्चों, सल्फाइनिलिक एसिड बन गया। अगला, प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक KOH के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है। देखिए RNH2 की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ करा दीजिएगा तो क्या बनता है, RNC बनेगा और जहां पर HCl और KOH क्या बनेगा, KCl प्लस में H2O। संतुलित कर लीजिएगा। इसी अभिक्रिया का नाम होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया और इसी अभिक्रिया से मिथाइल अमीन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मिथाइल अमीन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। सुक्रोज का जल अपघटन C12H22O11 का जल अपघटन कराने पर हमें क्या मिलता है बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है और ये इन्वर्जन कहलाता है या इसी को हम प्रतिलोमन भी कहते हैं। कई जगहों पर अगर आपके एग्जाम में प्रतिलोमन कहेगा तो घबराना नहीं है, ये इन्वर्जन ही है। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला समूह, एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप भी पाया जाता है और COOH भी पाया जाता है, तो दोनों ही पाया जाएगा। कोई भी एमिनो एसिड हो, एमिनो का मतलब उसमें अमीनो ग्रुप NH2 भी रहेगा और एसिड मतलब COOH भी रहेगा। रतौंधी किसकी कमी से होती है भैया, विटामिन ए की कमी जब हो जाएगी तो किसी भी व्यक्ति को रतौंधी बीमारी हो जाएगी, यानी कि रात में कम दिखता है। निम्नलिखित में से कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नॉट प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। हमारे शरीर में नहीं बनता है, शरीर द्वारा नहीं बनता है, हम खाद्य पदार्थ के माध्यम से उसको ग्रहण करते हैं और वो हमारा हो जाता है विटामिन। विटामिन हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनता है, विटामिन हमें भोजन द्वारा लेना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, कौन बृहद अणु नहीं है। भाई डीएनए तो बहुत बड़ा बृहद अणु होता है, बहुत ज्यादा आणविक द्रव्यमान वाला होता है, स्टार्च भी बहुत बड़ा है, इंसुलिन भी बहुत बड़ा है, बट पामिटेट, सोडियम पामिटेट, आप पामिटिक एसिड आप सब लोग जानते हो, C15H31COOH ये पामिटिक एसिड हो गया और C15H31COONA हो गया पामिटेट, सोडियम का लवण हो गया। तो इसमें तो 15-16 ही कार्बन है टोटल, तो पामिटेट जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। पामिटेट जो है बच्चों वो बृहद अणु नहीं कहलाएगा, ये बृहद अणु नहीं कहलाएगा, ऑप्शन सी। पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर मिथाइल रबर जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में बना था। मिथाइल रबर जो होता है बच्चों, मेथिल रबर जो कि पहला औद्योगिक संश्लेषित, द फर्स्ट इंडस्ट्रियली सिंथेसिस रबर इज नोन एज मेथिल रबर। ऑर्लोन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो कि एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, इसके N अणु होते हैं और तब इसका बहुलीकरण कराया जाता है बच्चों, तब जाकर के हमको क्या प्राप्त होता है, आप लोग गौर करिएगा, हमें क्या मिलता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, PAN कहा जाता है या इसी को कहा जाता है ऑर्लोन। क्या कहा जाता है बच्चों, ऑर्लोन कहा जाता है। तो ये एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक होता है, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से ही हमको पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल यानी कि ऑर्लोन प्राप्त होता है। तो यहां हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल। आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस क्या होता है, प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर आता है जिसमें नाइट्रोजन, मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से और भी जगहों पर नाइट्रोजन होते हैं, ये प्यूरिन होता है, लेकिन ये वाला पिरिमिडीन कहलाता है, ये पिरिमिडीन। तो एडिनिन और गुवेनिन प्यूरिन होता है, एडिनिन और गुवेनिन। एडिनिन और गुवेनिन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्यूरिन। प्यूरिन की संरचना कुछ इस तरह से आती है और ये पिरिमिडीन का हो जाता है। तो आरएनए में जो भस्म पाया जाता है टोटल वो एडिनिन, गुवेनिन, साइटोसिन और यूरासिल।
जिसमें प्यूरिन सिर्फ दो ही है, एडिनिन और गुएनिन। तो एडिनिन तो ऑप्शन में नहीं दिया है, पर गुएनिन तो है ना, तो हमारा गुएनिन जो है वो क्या कहलाएगा बच्चों, प्यूरिन कहलाता है। क्या कहला जाएगा, प्यूरिन। गुएनिन और एडिनिन, तो एडिनिन तो इसमें है ही नहीं। आगे, न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। याद करिए, जब हम डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो डीएनए में हम आपको बताए थे कि बच्चों सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट, इस तरीके से संरचना बनती है। और इसी सुगर के साथ, किसके साथ बच्चों, सुगर के साथ जुड़ा होता है भस्म। सुगर के साथ क्या जुड़ा होता है, भस्म, बेस, भस्म, भस्म, बेस, भस्म। तो यहां पर देखिए फास्फेट से भस्म जोड़ा है, ये गलत है। यहां पर देखिए शर्करा से भस्म जोड़ा है, लेकिन भस्म को फास्फेट से भी जोड़ा है। फास्फेट से भस्म का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। ये भस्म बीच में नहीं होना चाहिए था, ये भी ऑप्शन गलत है। यहां पर भी भस्म को फास्फेट से जोड़ा है और शर्करा से भी जोड़ा है, ये भी गलत है। यहां पर शर्करा यानी कि शुगर से बेस जुड़ा हुआ है और शर्करा फास्फेट, ये सही ऑप्शन है। ये क्रम सही है हमारा, ये क्रम सही है, ये क्रम होना चाहिए बच्चों, याद रखिएगा सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्लांट कैपिलरी। अब ये सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए फाइनली, लास्ट वाला, कि जो कार्बोहाइड्रेट वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों के लिए, वनस्पति के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सही जवाब लगा दीजिए कम से कम इसका आप लोग बहुत सारे आंसर का जवाब लगाए हैं। सेल्यूलोज। क्या होता है बच्चों, सेल्यूलोज, जो वनस्पति कोशिकाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी घटक होता है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हमने ऑफिशियल मॉडल पेपर का ये 70 सवाल सॉल्व किया है। आपका कितना सवाल का जवाब सही हुआ, ईमानदारी से जब मैं क्लास खत्म कर लूं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिजिक्स का भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा आज रात 8 बजे, और वापस फिर 9:30 बजे अपने बड़े भाई के क्लास में जुड़िए। आज ही रात इसी चैनल पर 9:30 बजे हिंदी के लाइव सॉल्यूशन के लिए। और अगली क्लास में इसका सब्जेक्टिव भी कराऊंगा पूरे डेफिनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तो बने रहे अपने इस प्यारे से साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल के साथ, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर करिएगा। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तेजस क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को ऐसा मस्त बनाइए, सुपर बनाइए, क्योंकि तेजस क्रैश कोर्स के अंदर, प्रहार बैच के अंदर हमने सारे क्वेश्चन को पढ़ाया है और वो बच्चे बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए, साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल करिए, तेजस क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज कि आज के इस ऑफिशियल मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेशन में आपका कितना सही हुआ जरूर कमेंट करके बताइएगा। और सिर्फ ये मत बताइएगा कि सिर्फ इतना ही सही हुआ सर, ये भी कमेंट कर लीजिएगा कि इस क्लास को देखकर आपको कैसा लगा और ये क्लास कैसा लगा। मैं जो पढ़ाया, आपको समझाया, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया हूं, वो कैसा लगा। अपने टीचर को, अपने मेंटर को, अपने बड़े भाई को मोटिवेट करने के लिए जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिए आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को, ताकि केमिस्ट्री का पूरा ऑफिशियल मॉडल पेपर का लाइव सॉल्यूशन हर आपके दोस्त के साथ शेयर हो जाए, आपके पास पहुंच जाए, उनके पास भी पहुंच जाए। बाय, टेक केयर बच्चों, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय। एकदम परेशान मत होइए, कम से कम आपका 50 सही मैं समझता हूं। अगर 50 से कम है तो तैयारी में और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। अगर 50 है तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ 35 सवाल का जवाब देना है। तो जो कंफर्म होना है वही जवाब लगाना है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में आज रात 9:30 बजे, लेकिन 8 बजे आप लोग फिजिक्स का क्लास जरूर ज्वाइन करिए। ऑल दी बेस्ट, बाय, टेक केयर। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए आप सब लोग। ओके बच्चों, बाय बाय, और शेयर भी कर देना।